बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका और बहुत खुसूसी प्रोग्राम है। आज हमारा वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब से, जिनसे हम बात करेंगे कि अमेरिका का जो उनका दौरा है, IMF से बातचीत है, रशिया के साथ भी तेल की ख़रीदारी की ख़बरें आ रही हैं, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं, महंगाई की कमी है और डॉलर का और डार साहब का मुकाबला चल रहा है। तो कौन जीतेगा, ये हमने सवाल पूछने डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मसरूफियत में से वक्त निकाला है। डार साहब, ये सबसे पहले तो आपका बहुत अमेरिका का एक हाइप भी थी कि आप अमेरिका जा रहे हैं, IMF को कन्विंस करेंगे, सैलाब की तबाहकारियाँ बताएंगे। तो क्या हम ये कहें, जैसे PTI कह रही है, कि ये एक नाकाम दौरा था या कामयाब हुए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखें, ये एक तो एनुअल मीटिंग्स हैं, दुनिया के तमाम जो मेंबर्स उनके ममालिक हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं, उनके गवर्नर्स स्टेट बैंक जाते हैं। एक तो वो रूटीन तो होती है और आपको करना पड़ता है ना। मोस्टली कोई रेयर ही जो होते हैं लोग, कोई किसी ममालिक के ना जाएं, फिर ऑल्टरनेट गवर्नर जाते हैं। तो ये हमारा एक तो वो दौरा था, ये कोई स्पेशल हम नहीं गए थे उसके लिए, लेकिन माजी की आदतों की वजह से हमारी जो 40s में मीटिंग्स होती थी बायलैटरल साइड लाइन्स पे, ये इस दफ़ा हमारी को 58 मीटिंग्स हुई हैं हमारे डेलीगेशन की, तो जो कि रिकॉर्ड है। इसमें चूँकि एक मेरा गैप भी था और वो बहुत काफ़ी पुराने लोग भी, मुख्तलिफ ममालिक के इवन फाइनेंस मिनिस्टर्स भी, तो वो उनसे जो एक कैचअप करने वाली बात है वो भी थी। तो दौरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाब था, जो कि एनुअल मीटिंग्स का दौरा होना चाहिए। मसलन जो सदर हैं आर्मी बैंक के, उन्होंने बड़े कोई चंद 5-6 मीटिंग सिर्फ की हैं बायलैटरल। जो ब्रॉडर है वो तो होती है, सब उसमें मौजूद होते हैं। उसमें हमारी भी एक मीटिंग थी। इसी तरह जो IFC की जो मीटिंग थी, वो ये है जो पाकिस्तान में जिनकी इन्वेस्टमेंट्स और जिनकी प्रोग्राम लैंडिंग, प्रोजेक्ट लैंडिंग वगैरह होती है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। IMF तो एक प्रोग्राम के हवाले से आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वगैरह, तो उन्होंने भी, मेरी जो इतला है कि करीबन 8-10 मीटिंग की, उसमें भी हमारी मीटिंग थी। उससे आप अंदाज़ा कर लें तो हमारी बायलैटरल्स में जितने मल्टीलैटरल हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के हैं, या फिर आपके जो हमारी ITFC है सऊदीया, ये अपना सऊदी जो फंड फॉर डेवलपमेंट है, यू नेम इट, एंड हम मिले हैं। इसके अलावा हमने फिर अपना जो है बायलैटरल मीटिंग्स में ट्रेजरी की रिप्रेजेंटेशन, यानी उनके इस वक्त एक एडवाइज़र हैं जो ट्रेजरी और इनकी इंटरनेशनल यानी अफेयर्स पे एक उन्होंने एडवाइज़र, वो बहुत सीजनड और बहुत पुराने हैं, डेविड लिप्टन उनका नाम है, और DMD भी रहे हैं। अच्छा। अपने क्रिस्टियन लगार्ड के साथ, तो बहुत सीनियर हैं और बहुत उनसे, बल्कि शुरुआत ही उनसे हुई मेरी, उनकी मीटिंग पहली हमारी मीटिंग हुई थी। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हमारा जो दौरा था वो बड़ा सक्सेसफुल था, क्योंकि हमारा कोई जो है ना, कुछ क्लैरिफिकेशन ज़रूरी थी। वो मैं जाने से पहले मैंने पाकिस्तान मीडिया में 3-4 स्टेटमेंट्स दे दी थी, जो कि ताकि मैंने कहा बजाय उधर जाके मैं तो इधर ही, मसलन एक था कि हम पेरिस क्लब जा रहे हैं जी, वो मेरे ज्वाइन करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये एक बहुत ज़्यादा अंडर डिबेट था जी। तो जाहिर है कि पेरिस क्लब में मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे मैंने वज़ीर आज़म साहब को बात की और उनको कायल किया कि हमें पेरिस क्लब नहीं जाना चाहिए। अच्छा। जी, तो हम पेरिस क्लब नहीं जा रहे। तो वो तमाम मल्टीलैटरल डोनर्स जितने हैं वो सारे उधर होते हैं, तो वो उन्होंने एक किस्म उनके लिए बहुत अच्छा एक मैसेज गया कि हम उनके पास नहीं आ रहे कि जी हमें आप लोन रीशेड्यूल कर दें, हमने लोन अपने वक्त पे नहीं पे करना, उसके लिए आप जाते हैं। तो एक वो था, एक बॉन्ड का दिसंबर में आ रहा है, उसके बॉन्ड के ऊपर बहुत स्पेकुलेशन थी कि जी पाकिस्तान का जो बॉन्ड है, पाकिस्तान फोर्स में जोर कहेगा जी फ्लड्स हैं, वो है, ये है, हम अपनी जो मैच्योरिटी डेट है बढ़ाएं, 2 साल बढ़ाएं या 1 साल बढ़ाएं या 3 साल बढ़ाएं। तो उसको भी मैंने कैटेगोरिकली क्लैरिफाई कर दिया, हम बॉन्ड को पे करेंगे अनलेस कोई बड़े चंक आ जाएं। कई दफ़ा इन्वेस्टर के बड़े चंक होते हैं, कहते हैं हम चाहते हैं इसको करें, एक्सटेंड करें, इस तरह की सिचुएशन होगी तो करेंगे, लेकिन हम नहीं कहेंगे कि आप करें। तो ये दूसरा फैसला था जी। अच्छा, तो सर जो PDL की बात हो रही थी, क्योंकि IMF को सैलाब के बाद जाहिर है और फिर रिलीफ पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को मिलना चाहिए, उसके लिए भी आपने कहा था कि आप IMF के साथ बात करेंगे कि उसको कम करें, ये पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं करें। आपको याद होगा कि जो 1 अक्टूबर को ड्यू थी,
वो 10 रुपए लेवी लगनी थी, दोनों प्लॉट से 5-5 रुपए, वो मैंने नहीं लगाई थी। और क्योंकि अदरवाइज जो पेट्रोल में कमी आती, 2 रुपये 63 पैसा थी रफली जी, तो मैंने 12 रुपये इसे किया था। इसी तरह 12 रुपये कुछ पैसे थे डीजल पे, और फिर 10 रुपये से ऊपर लाइट डीजल ऑयल पे और केरोसिन ऑयल पे, मिट्टी के तेल पे था। देखिए, हमें ये ज़रूर माइंड में रखना चाहिए कि आवाम बहुत तकलीफ काटी है पिछले 4 साल, और अब जहाँ भी हमें स्पेस मिलती है हमें आवाम को वो पास करनी चाहिए। दूसरी जो है रुपए की कुछ इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हुई, उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा आगे, क्योंकि एक स्टॉक होता है आपका महीने के करीब, एक स्टेज पे 51 डेज़ का था और बड़े पीक पे लिया होता, मेरे आने से पहले की बातें, तो उसका भी एक इम्पैक्ट होगा। तो वो मैंने कॉन्शियसली ये एक फैसला किया और प्राइम मिनिस्टर साहब को बता के किया कि हमें अगर हम देना है तो 2 रुपये 3 पैसे की तो कमी कोई मुनासिब नहीं है। लोगों ने इतना बोझ बर्दाश्त किया तो कम उनको थोड़ी तो खुशी दें, तो हमने दी। तो उस पर बहुत स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि जी ये तो IMF की कंडीशन थी तो प्रोग्राम किधर जाएगा, तो इस तरह की बातें शुरू हो गई। तो मैंने क्लैरिफाई किया था, देखें एक तो हमारा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने साइड लाइन पर उनको कहा था कि जी हमारे फ्लड्स हैं तो आप हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं कंडीशन उसको 3 महीने के फ्रीज कर दें। तो लेकिन मैं मेंटली रेडी था कि हम बजाय ये कि इसको कंट्रोवर्सी में जाए कि हम अक्टूबर में अगर स्पेस मिलेगी तो इसको हम पास ऑन कर देंगे। जी, डॉक्टर साहब आप बहुत टफ निगोशिएटर रहे हैं, क्योंकि हम आपको कितने अरसे से कवर कर रहे हैं IMF के साथ, लेकिन अब शायद पाकिस्तान के हालात बदल गए हैं बिल्कुल, और आप इतना बीच में आप रहे भी नहीं है उसमें, और फिर जो पाकिस्तान ने बार बार मुआहदे तोड़े हैं IMF के साथ, तो क्या वो जो एक एतमाद की फिजा है IMF की पाकिस्तान के साथ, खास करके जब PTI गवर्नमेंट जाए थे 10 रुपए कम कर गए जो कि बढ़ाने थे, तो वो कैसे बहाल होगी? ये भी एक हर्डल है इसके अंदर आपके ख्याल? बहुत बड़ी हर्डल है कि हमने अपनी जो इंटेग्रिटी और अपना जो क्रेडिबिलिटी है वो अपने हाथों से हमने ख़राब की है। एक तो हम वैसे मशहूर थे कि जी हम 2-3 ट्रेंच कंट्री हैं, मैक्सिमम जनरल मुशर्रफ के ज़माने में 8-9 ट्रेंच पे हम 8वीं पे या 9वीं पे चले गए थे, लेकिन उसके साथ साथ ये हम फ्रंट लोडेड होता था प्रोग्राम, और पैसे लेके 3-4 रिफॉर्म्स के किए क्वार्टरली और फिर फारग छोड़ दिया प्रोग्राम। ये हमारी एक रेपुटेशन थी पाकिस्तान की। पहली दफ़ा हमने उसको अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर की पाकिस्तान एज ए मुल्क, वो 2013-16 का प्रोग्राम था। ये कभी ना पहले हुआ, अल्लाह करे कि अभी दूसरी दफ़ा करे, बल्कि मैंने तीसरी जो जाने से पहले पब्लिक अनाउंसमेंट की थी, क्योंकि बहुत स्पेकुलेशन थी कि जी ये टफ नेगोशिएटर हैं, ये करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना ज़रूरी था। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, और उसका अपना प्राइम मिनिस्टर ये डिक्लेयर उसने किया, ना सिर्फ कि जी जो कमिटेड था उनका वो यानी इम्प्लीमेंट नहीं किया, बल्कि उल्टा रिवर्स कर दिए, यानी आपको याद है 10-10 रुपए और 5 रुपए ना, तो वो हमारी जो, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि जितनी हमारी बदनामी हो गई है, 3 साल का प्रोग्राम होता है, 2-3 दफा जैसे आपने कहा सस्पेंड भी हुआ है, फिर अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो मैंने ये अपना जो प्लान किया कि हम इसको, ज़ाहिर है कि अगर बिल्कुल ही कोई अनअवॉइडेबल चीज़ है ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अब माजी की हुकूमत की जो कमिटमेंट्स हैं उसको ऑनर करें ताकि हमारी क्रेडिबिलिटी बने। तो यही हमारी। लेकिन डॉक्टर साहब अब ऐसे लगता है कि पूरी हुकूमत का जो कि नजरें और PMLN का मुस्तकबिल अब आपके नातवा कद्दों पे है, यानी आपने परफॉर्म किया तो PMLN परफॉर्म करेगी। तो आपको लगता है कि ये ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त बहुत कम है, डॉलर बढ़ेगा, ज़ाहिर है अब कह रहे हैं आप कम होगा, लेकिन जो इस वक्त फैक्टर्स हैं उनकी वजह से बढ़ भी सकता है, कैसे करेंगे ये सब कुछ, महंगाई खास करके? जी मैं अर्ज़ करता हूँ जी, एक तो ये कि जो डॉलर का मामला है वो 242 से करीबन 220 पे है रफली एज ऑफ नाउ। तो मैं समझता हूँ कि माजी के तजर्बे को सामने शायद रखते हुए जो की प्लेयर्स हैं, विदाउट पिन पॉइंटिंग, मैं उनको बल्कि कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि मेरे जहाज़ पे बैठती उन्होंने अपना पॉजिटिव काम शुरू किया। दूसरी बात यह है कि ये कोई मार्केट बेस्ड कोई नई चीज़ नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मैंने ही शुरू किया था। पहले हमारा पैग होता था और वो हुकूमत पाकिस्तान फैसला करती थी कि कितना रेट होगा और पीरियडिकली उसको डिवैल्यू भी करती थी, लेकिन हमने उसको मार्केट बेस किया था फरवरी 1999 में। पहले हमने 60-40 फिर 20-80 फिर एकदम से 100% कर दिया। तो उस हवाले से भी इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो
करीबन 200 से नीचे है। ट्रू वैल्यू मीन जिसको कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर। अब मुझे उन्होंने ये, उनको सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनके यहाँ नुमाइंदे भी हैं, तो मुझे उन्होंने कहा जी कि एक्सचेंज रेट पाकिस्तान में यानी होना चाहिए मार्केट बेस्ड। तो मैं कहा मार्केट बेस्ड किसने किया था, और मार्केट बेस्ड है। और जब ये एक है ना जी हमारी परसेप्शन और हमारा एक अपना हमारे अपने हम नेशनल इंटरेस्ट को फ्रेंकली अनफॉर्चुनेटली हर्ट करते हैं, जैसे जो इमरान खान साहब जाते जाते करके लैंड माइन का मैं बिछा दिए, वो कर दिया, ये कर दी। तो मैंने उनको, अच्छा लकीली मैं कहूँगा कि कोइंसाइड किया है कि जी हमारे नेक्स्ट डोर नेबर ने, ऑल्दो वो IMF के प्रोग्राम में नहीं है, करीबन $100 अरब उन्होंने खर्च किया अपनी करेंसी को यानी थोड़ा खड़ा करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। बैंक ऑफ इंग्लैंड आ गया मैदान में, कि उनका तो वैसे ही एक बैंड है, अगर उससे ऊपर जाता है फिर भी बैंक ऑफ इंग्लैंड आता है, अगर नीचे जाता है उस बैंड से फिर भी आता है। दे हैव ए बैंड के जी इतने से इतना होना चाहिए उनके। तो मैंने उनको कहा कि ये हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, तो हम तो अगर उसके बगैर करें तो हमारा फर्ज है कि भी जो रियल वैल्यू है हम पे वरना स्पेकुलेटर्स और प्लेयर जो हैं वो आसमान पे ले जाएंगे। अच्छा मैं उनको यही कहता हूँ, ये जो है ना एकेडमिक थ्योरी सिर्फ नहीं चलती कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, आपको ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखना पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटी को रखते हुए हमारे मॉडल पे जो 98-99 का था या 13-14 का था, वो बांग्लादेश ने उस तरह का एक अभी रिसेंटली काम किया, आपको याद है? उनकी करेंसी उसी तरह अटैक हुआ जैसे हमारा होता है, और स्पेकुलेटर उन्होंने वो काम किए जो हमने माजी में किए हुए। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरी जो बैकग्राउंड को पता थी और उन्होंने खुद अपने आप को वॉलंटियर किया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अभी इसका और सफर करना बाकी है। कितना आपको लगता है डॉलर इसको 200 से नीचे जाना चाहिए, इंशाल्लाह जाएगा। देखिए वो फिर पता क्या है, आपका प्रोग्राम का क्लिप जाता है फिर रेलेवेंट, और फिर कहते हैं लो जी डार साहब डिक्टेट कर रहे हैं। ओ भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी ट्रू वैल्यू नहीं, कोई मेरे साथ बैठ जाए आके तो मैं साबित करूंगा कि 200 से इसके ऊपर नहीं है। तो अगर मैं प्रोफेशनली साबित कर रहा हूँ, द रेस्ट इज ऑल स्पेकुलेशन। आप कह रहे हैं जी कि डिमांड सप्लाई, व्हाट डिमांड सप्लाई? आप इसको 250 कर देंगे तो क्या 2 बिलियन 4 बिलियन लोग आकर आपको दे जाएंगे? तो क्यों नहीं आए फिर आपको? ये सारी के सारा ढकोसला है। लेकिन डॉलर की जो स्मगलिंग हो रही है वो एक हमारा प्रॉब्लम है, वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जा रही है, अफगानिस्तान में। जी वो भी जा रही है, और हमें उसको हमें बिल्कुल अपनी जो जिम्मेदारी है नेशनल वो करेंगे और करनी चाहिए, क्योंकि वो जाती है कि जी आपका अब यहाँ से डॉलर स्मगल होके, तो उसको हम कुछ काफी चीजें को सोच रहे हैं, लेकिन वो हमारा फर्ज है। ये हमें को कहे कि हर चीज को खुला छोड़ दें तो मुल्क को 7.5 अरब डॉलर के आपके पास ज़खायर हैं। ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे, डिफ़ॉल्टर हमारा वो उसमें लिस्ट में ना नहीं, हमारे पास इतनी, हम ठीक है, स्टेबल है। लेकिन आपको लगता है कि इसके साथ आप गुजारा कर लेंगे और करना क्या पड़ेगा? हमारे अल्लाह ने चाहा, नहीं फ्रेंड्स नहीं जी, हम जो भी मैं बिलीव करता हूँ कि हम ट्रांजैक्शन नहीं चल सकते या वीकली या मंथली नहीं चल सकते। मैं और मेरी टीम इस वक्त इस पे काम कर रहे हैं कि अगले 12 महीने पर्टिकुलरली ये फिस्कल ईयर जी, उसकी हमने जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं कि एक्सपोर्ट जो प्रोजेक्शन कितनी होंगी, रेमिटेंसेस कितनी होंगी, इंपोर्ट्स, ये इसी तरह अपने 12 महीने की प्रोजेक्शन करते हैं। उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, उसको हम इन प्लेस कर रहे हैं। मसलन तेल, कल आपको मैं सुन रही थी, आपने कहा कि हम रशिया से तेल भी खरीदने की बात कर रहे हैं और अमेरिका को इस पे कोई एतराज भी नहीं। वो मैं आपको लदा बता देता हूँ। ये जो पहले जब हम बात कर रहे थे उसमें मसलन कल एशियन डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग हमारी $1.5 बिलियन की, हर चीज़ मुकम्मल है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि पीर को हमारा एग्रीमेंट इस्लामाबाद में वो साइन होगा $1.5 बिलियन का, और उसके 3 दिन में वो पैसे आ जाने चाहिए। इसी तरह उसके साथ एक मैचिंग है AIIB का, चाइना का $500 मिलियन। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ये हम ऐसी सारी जो पाकिस्तान की ट्रांजैक्शंस हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और 12 महीने की जो हमारी रिक्वायरमेंट है फिस्कल ईयर की, वो करीबन 22 बिलियन है, जो हमारी यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज और जो हमारी मल्टीलैटरल बायलैटरल सब कुछ जो दें, करीबन 12 बिलियन प्रोजेक्टेड है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये 34 बिलियन करीब बनता है। ये कोई अनयूजुअल अमाउंट अरेंज करना नहीं है, क्योंकि ये हमने 16-17 में किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 30 बिलियन से ऊपर हमने करीबन 34-35, क्योंकि वो पहला साल था, और फिर अगले साल भी होना था कि जो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी थी मुल्क में,
ये जो लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए और उसके लिए जो इक्विपमेंट आ रही थी वो हमारी पेमेंट्स होनी थी उस वक्त, और वो पेमेंट्स हुई और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 12 बिलियन प्लस हुआ। मैं 16-17 की बात कर रहा हूँ फिस्कल ईयर। 17-18 में ये थोड़ा फर्दर शूट कर गया, लेकिन उसकी वजूहात कुछ और है, मेरा ख्याल है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब जो है अभी ये कोई अनयूजुअल अमाउंट नहीं अरेंज करना, लेकिन हम अपनी इकोनॉमी को जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है वो उससे उसकी नज़र में उस वजह से कुछ लोग शायद आपको क्रेडिटर्स के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना जैसे आपका 20, 16, 17 में इसलिए इतना इजी टू अरेंज, मसला ही कोई नहीं था। और इससे ये नहीं है कि डेट बढ़ जाएगा 35 बिलियन, ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आप 22 बिलियन लेंगे नया और पुराना देंगे तो आपका वो स्टॉक वही रहेगा, उससे डेट नहीं बढ़ेगा। हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो आपका डेट बढ़ता है, और वो सारी सक्सेस हुकूमत ने बढ़ाया है। हमने 70 बिलियन में छोड़ा था अपना पब्लिक डेट एक्सटर्नल, इन्होंने वो 100 से ऊपर छोड़ा है। पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज ये इन्होंने 30,000 अरब पे टेक ओवर की थी, इन्होंने पाकिस्तान का तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, 54,000 बिलियन पे छोड़ के गए 54,000 पे। तो लेकिन साथ पाकिस्तान को बदनाम भी अजय करते रहे, हम डेट ट्रैप कंट्री है। ओ भाई, क्या जापान कहता है हम डेट ट्रैप कंट्री है, 257 डेट टू जीडीपी है? क्या यूएस कहता है जो 110% डेट टू जीडीपी है? क्या कोविड के बाद यूके 100 क्रॉस करे? वो कहते हैं, क्योंकि उनके पॉलिटिशियन जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम समझते हैं और करते हैं। ये यहाँ एक कल्ट आ गया है, वो जाके अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए हर वक्त तैयार होता है। आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पे जाते थे और जाके उनको ये कह रहे हैं, जी हम तो डेट ट्रैप कंट्री हैं, वो है वो किसी को अल्लाह के बंदो को पागल ही होगा कि आपके मुल्क में आगे इन्वेस्टमेंट करेगा। आपको जी मेरा तो बुरा हाल है, मैं तो कर्जों में जकड़ा हुआ हूँ, मैं, और वह है भी नहीं है भाई। उस वक्त भी 74, हमने 72% पे छोड़ा था डेट टू जीडीपी। जी जाहिर है, वो तो हमारी जो हकीकी आजादी है वो तो मईशत के साथ जुड़ी हुई है, जो कि हमारे पास नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबका फर्ज है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उसके तमाम जो लोग हैं कि मुल्क की मईशत को, मैं आज नहीं कर रहा, मैं 2013 से ये कर रहा हूँ कि 1 साल का बजट देते थे, 3 साल का मीडियम टर्म फ्रेमवर्क देते थे असेंबली में, कहते थे यार एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लो। अब इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी पीछे याद है जब इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, लेकिन फिर वो गायब हो गए। तो ये डॉक्टर साहब वो जो तेल वाली बात है रशिया वाला, क्योंकि उससे इंपोर्ट बिल पे फर्क पड़ेगा काफी। जी मैं अर्ज कर, हमने ये इशू टेकअप किया जी वहाँ के अथॉरिटीज़ के साथ, मैंने किया है, मेरी टीम मेरे साथ थी, और मैंने कहा ये हमारा हक है कि हम एक क्राइसिस मोड में हैं और हम उसको डील कर रहे हैं। इकोनॉमिक हमें मैक्रो हमारी सीरियस इशू थी जब ये हुकूमत मिली है इस हुकूमत को। अब 4.25 साल की तबाही जो है वो 6 महीने में तो नहीं हल हो सकती, तो हम उसको ठीक कर रहे हैं। उस अनफॉर्चुनेटली फिर वो डेवस्टेटिंग फ्लड्स आ गए, उसकी एक ह्यूमन कैटास्ट्रोफी आपके सामने है। वो 33 मिलियन लोग बेचारे इफेक्टेड हैं, 17 लाख घर वॉश अवे हो गए हैं, डैमेज सीरियस हो गए हैं, आपकी क्रॉप्स ज़ाया हो गई हैं, आपका लाइफ स्टॉक वो सैलाब में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो मैंने कहा जी हमें जहाँ से भी मिले, अगर बेहतर टर्म्स मिले तो हमारा हक है। तो ये हमारी जो डिस्कशन के बाद वहाँ की अथॉरिटीज़ ने, आई एम ए वर्ल्ड बैंक का उसको कोई लेना देना नहीं, मैं यूएस अथॉरिटीज़ की बात, वो दे हैव एग्रीड कि जी आपने अगर लेना हो तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। और ये वो एक मैकेनिज्म ला रहे हैं, वो एक प्राइसिंग होगी यानी कि इस प्राइस तक वो सब लेंगे। G7 उसमें मेन रोल अदा कर रहा है। मेरे ख्याल आने वाले महीने में वो मैकेनिज्म आ जाएगा मार्केट में, वो कैप होगी। आप जब नेगोशिएट करें तो वो उससे कीमत आपकी ऊपर नहीं जानी चाहिए, और हिंदुस्तान से कम प्राइस पे आपके अभी प्राइस आएगी तो पता चलेगा। लेकिन आई एम श्योर कि इंडिया की जो है वो बेहतर प्राइसिंग उन्होंने डील ली हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो तफसील अपने किसी राइट लेफ्ट सेंटर से मिल जाए, तो हमारी कोशिश होगी कि इंडिया वाला प्रोग्राम, हमने उनको बताया, मैंने उनको कहा, मेरी टीम साथ थी, कि देखें हमारी तो कोशिश होगी कि इंडिया की जो है वही या उससे बेहतर डील हमें मिले, और ये हमारा हक है कि एक तो ये है कि नेक्स्ट डोर लेवल ले रहा है, वो हमारा मेन कंपेटिटर है। तो उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है, अगर आप ऊपर का जो कैप है उसको उससे ज्यादा ना दें, हम फ्लोर नहीं लगाएंगे, यानी मिनिमम नहीं लगाएंगे। तो हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है।
अभी हम वापस, कल ही मैं वापस आया हूँ, मेरी टीम भी आई है, तो हमने ये प्रोसेस फौरी ट्रिगर कर देना है, कर दिया है, जी, कर देना कर दिया है, अच्छा, बल्कि आज कर दिया है, रूस के साथ आपने शुरू कर दिया आज, ये ब्रेकिंग न्यूज है। जो अपना हमारे रेलेवेंट मिनिस्टर साहब है, जो हमारे दूसरे जो इन मामलों में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इन्वॉल्व होते हैं, उनको आज कह दिया कि जी आप गो हेड एंड नेगोशिएट एंड ट्राई टू गेट दिस, क्योंकि आपको याद है इमरान खान भी गए तो हुआ कुछ नहीं, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग हुई थी एससीओ साइड लाइंस पे, तो अब टाइम आ गया कि हमने जो एक हर्डल थी वो इज क्रॉस्ड। अच्छा नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक डार साहब से। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये बहुत तफसीली बातें करने वाली हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में इसको कवर करें। इसके ऊपर भी फैटफ की ग्रे लिस्ट से अगर पाकिस्तान निकलता है, ये बहुत अच्छी खबर होगी, उसका क्या फ़ायदा होता है, फिर पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, क्योंकि अगर रिलीफ ना मिला तो ये इलेक्शन का साल है, क्या होगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इसाक डार साहब, उनसे हम बात कर रहे हैं। डार साहब, आप कॉन्फिडेंट हैं कि दबाव जो रुपए पे है वो कम होगा, बेहतर होगा, और मार्केट में जो शॉर्टेज है डॉलर की वो भी आप कह रहे हैं कि कम हो जाएगी, देखिए सही हो जाएगी? मेरी अर्ज है कि कोई फिक्र वाली बात नहीं है, हमें अब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। माजी में हमने परफॉर्म किया, PMLN ने, इस वक्त PMLN PDM और कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। और मैंने जैसे आपको कहा कि हमने जो रिजर्व्स को मोबिलाइज करने के लिए अपनी पूरी एक प्लान हमारा तैयार है, उस पर अमल दरामद भी हो रहा है, और उसकी इंशाल्लाह पहली खुशखबरी हमें पीर को मिलेगी, अल्लाह ने चाहा तो। हमें ADB के $1.5 बिलियन का एग्रीमेंट होगा, वो पैसे पाकिस्तान में आएंगे। और इस तरह ये देखें, अगर तो हमने एक साइकोलॉजिकल किसी अपनी बिजनेस गेम के लिए कहना है कि जी शॉर्टेज हो गई, ये होगा, वो तो होता रहा पाकिस्तान में, बट दिस इज व्हाट आई कॉल स्पेकुलेशन। भाई मुझे कोई ये बताए कि कौन किस चक्कर में पैसे नहीं मिल रहे, कहाँ से नहीं मिल रहे, जो अपने इंटर बैंक में जो जिनके एंटाइटलमेंट है वो पेमेंट्स हो रही हैं। इंटर बैंक का अपना रेट जो है वो करीबन जो 220 के करीब है, तो मुझे फ्रेंकली मैं क्लैरिटी नहीं है। आप देखें कि कहते थे जी 8,000 के करीब केसेस हैं जिनकी LCs रुकी हुई, आपको याद होगा। मैंने कहा बजाय मैं आने के बाद करूंगा, मैंने गवर्नर साहब से तफसीली 2 मीटिंग्स की, एक फिजिकल की, एक वर्चुअल की, और उसके बाद डाटा सारा इकट्ठा किया। हमने $50,000 तक की जितनी LC थी, 4,400 आउट ऑफ 7,900 वो हमने पे कर दी। अभी हम जो स्पेस निकलेगी हम इसको मजीद बढ़ाएंगे, 60,000 70,000 इस तरह। तो हमें थोड़ा सा मैं जैसे कह रहा हूँ 3.25 साल की प्रॉब्लम्स 6 महीने में खत्म नहीं हो सकती। वक्त मिलेगा, लेकिन सर वक्त आपके पास बड़ा कम है, और इंशाल्लाह रिलीफ आप देंगे तो इलेक्शन में जाएंगे, इसमें अल्लाह बरकत डालेंगे। मुझे देखिए, मैं एज ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं ज्यादा बल्कि होऊंगा वरीड, और प्लस एक मेरी जिम्मेदारी पार्टी की जो है प्रोफेशनल और पॉलिटिकल, तो मेरे हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है मेरे है प्लान में। और मैं बहुत देखिए 2013 में शुरू में यही था, जबकि एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन पिंडी ने कह दिया कि जी 111 से नीचे है तो मैं याद है रिजाइन कर दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। आज तक सियासत में बैठे हुए हैं। तो बात यह है जी कि टाइम लगता है, बिल्कुल जाहिर है, लेकिन डॉक्टर साहब अब रिलीफ का हम कह रहे हैं, महंगाई का देखें ना आप, मतलब देखिए ये सारी 23 कुछ पे महंगाई है इस वक्त सर, 28 इस हफ्ते 28.44% है। देखिए इसमें एक तो इम्पोर्टेड एलिमेंट बहुत बड़ा है, क्योंकि आप तेल भी इंपोर्ट करते हैं, आप एनर्जी LNG भी करते हैं, पेट्रोल डीजल हर चीज़ आपकी इंपोर्ट हो रही है, और उनकी कीमतें भी ऑब्वियसली आसमान पे 100 से तो शुक्र है नीचे आ चुकी हैं। तो इसके साथ तो ये दिस इज इम्पोर्टेड, जो हमारी रियल इन्फ्लेशन है ना बाकी चीज़ों की इसको निकाल के, वो करीबन 14.5% है, वो 27% नहीं है। ये उसको बैलून करती है। तो इंशाल्लाह खैर महंगाई कम होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी महंगाई कम। आपका टारगेट क्या है, कब तक? वो मैं मुनासिब नहीं है कि नंबर दो, बट इंशाल्लाह इट विल कम डाउन टू, जाहिर है कि सिंगल डिजिट तो नहीं कर सकते बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे हम पिछली हुकूमत पे तनकीद करते थे, वो कहते थे हम टमाटर के लिए नहीं आए, मगर आपकी हुकूमत तो टमाटर की, तो हम आटे के लिए भी आए थे। अगर आपको याद हो तो हम चीनी की कीमत नहीं बढ़ने दी हमने अपने 5 साल टेन्योर में, हमने एक्सपोर्ट की इजाजत भी दी, लेकिन पूरी वेरीफाई करके। और ये कंडीशन थी शुगर एसोसिएशन को, हमारे ECC में उनको बुला के हमने कहा कि भाई अगर आपने
एक कीमत डोमेस्टिक के साथ खेला तो आपका फौरन ये कैंसिल हो जाएगी एक्सपोर्ट परमिशन। और जो पहले एलसी लाए पाकिस्तान को डॉलर्स मिलेंगे, जो पहले स्टेट में एलसी लाए करता जाए, ये किसी का कोटा नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ करें, एक दफा आलू की शॉर्टेज हो गई थी, आपको याद है, वो 10-20 रुपए से बढ़ता बढ़ता 70 पे चला गया। और फिर जो स्पेकुलेटर्स हैं, होर्डर्स, वो हमने पता करवाया इंटेलिजेंस, उन्होंने कहा जी तो सारी की सारी फसल खरीद कर उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रख दी है। उन्होंने कहा जी अगर रमजान है 100 का हो जाए। तो फिर उस चैलेंज को मैंने कबूल किया। ACC चेयरमैन आपको याद होगा, फिर वो जो एक्शन लेने थे, फिर वो आलू लोगों ने फिर सड़कों पे वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ज्यादा नहीं लग रहा? मैं समझता हूँ कि वो उसकी भी जरूरत है, हम उसको एक्टिवेट कुछ किया कुछ करेंगे। आपको देखें, बिजनेस का भी जाहिर है कि हर के दिल करता है कि मैं अगर कीमत बढ़नी होती है 5 रुपए तो बढ़ा देते हैं 10 रुपए, अगर 100 बढ़नी होती है तो 200 रुपए। ये मॉनिटरिंग हम 34 मार्केट की मॉनिटरिंग किया करते थे। तो इतना ज्यादा प्लेट में सुखद चीजें हैं कि मुझे आए हुए अभी 3रा हफ्ता है, तो जाहिर है कि हर चीज तो मेरे पास कोई मैजिक बैंड नहीं है, लेकिन हर चीज को हम टूल इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। लेकिन सर इलेक्शन है, जैसे अभी कहा जा रहा है कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ अगली इलेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। एक तो ये इसके ऊपर बात करें, क्या हो सकते हैं कबल अज़ वक्त? देखिए मेरा ख्याल ये अनफेयर है, उनको भी सफ़र करना चाहिए और उनको 4.25 साल मिले हैं। अगर वो परफॉर्म करते और इस तरह की तबाही ना होती, मैं हमेशा कहता था कि ये मैन मेड डिजास्टर है। मैंने यूट्यूब इंटरव्यूज दी जब मुझे बैन किया गया, आप लकी थी 1 ऑफ द 7 प्रोग्राम मैंने कर लिए, 7वें प्रोग्राम मुझे ऑफेयर किया, तो वो हमें भी शो कॉज आया था क्योंकि वो ये चीजें सुनना नहीं चाहते थे, हकीकत सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन आप यूट्यूब में कर लें, आप आर्टिकल लिख दें। मैंने आर्टिकल लिखा जब इन्होंने 15 अमेंडमेंट्स की, कंपनी ऑडियंस 1984 को हमने लेटेस्ट दिया कानून मुल्क को, लार्जेस्ट लेजिस्लेशन, वो आपको याद होगा कंपनी एक्ट 2017, तो उस पे इन्होंने 15 चेंजेस की। मैंने उसको क्रिटिसाइज रीजंस के साथ, ये 14 वापस की। ये कॉम्पिटेंस का हाल था, ये गवर्नेंस का हाल था। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि पूरी ऑडियंस मुझे देखे। ज़ाहिर है सिलेक्टिव ही होती है, यूट्यूब में आर्टिकल कितने लोग पढ़ते हैं। लेकिन मैं अपना फ्रीजा उस तरह अदा करता रहा। तो मैं अभी भी समझता हूं कि ये मैन मेड डिजास्टर था। इन्होंने खुद अपने रुपए को आके उसको खुला छोड़ा, जो मर्जी हो जाए इसके साथ, पता ही नहीं था ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपकी करेंसी की जो है डिस्टेबलाइजेशन, वो मदर ऑफ ऑल ईवल है। आपकी इकोनॉमिक जो ईवल्स है ना, वो उसकी यानी मेन करेक्टर है। वो होगा, अब इंपोर्टेड महंगाई होगी जैसे हो रही है। जब महंगाई होगी आपको अपने इंटरेस्ट रेट जैकअप करना पड़ेगा, जो कि आपने 6.25% पे छोड़ा था। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब छोड़ा उसे 5.25 था, 6.25 पे छोड़ा जब शहद साहब ने मुकम्मल किया 7-8 महीने टेन्योर, तो उसके बाद ये 14% पे चला गया। अभी फिर ये 15% पे छोड़ के गए हैं। तो बात ये है कि बीच में कोविड का था, वो सारी दुनिया ने कम किया, तो वो तो एक सिंबॉलिक कमी थी 7%। तो ये महंगाई का ये वजह थी। और बड़े बड़े जब IMF जा रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि वो चाहते हैं कि जी रुपए को भी खुला छोड़ दें और उसके नतीजे में जो आए आने दें, फिर इंटरेस्ट रेट को मॉनेटरी पॉलिसी टूल करें। और भाई अपने मुल्क का ख्याल करें, अवाम का ख्याल करें। अगर वो अब करें, उनको वो नहीं था कि जी समझ ही नहीं थी शायद। बहुत प्रॉब्लम तो बढ़ गए बहुत ज्यादा। लेकिन छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, चंद ही मिनट हैं, कि सियासत में क्या होगा। उनका अपना एक सियासी किरदार भी है, और अगर इसी तरह ज़ाहिर रिलीफ नहीं मिलेगा, इलेक्शन आने वाले हैं, PMLN के अंदर मसाइल हैं, वो सब क्या हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक सियासी वजीर ख़जाना भी हैं, टेक्नोक्रेट तो आप हैं। PMLN ने सियासत में ज़ाहिर अभी इलेक्शन लड़ना है, आप कहते हैं हमने सियासत के लिए नहीं रियासत के लिए कुर्बानी दी। कुर्बानी आपने दे दी है। आपको लगता है कि पंजाब सियासत का टाइम आ गया ना, सियासत कब आएगा? तो पंजाब अब आपका घर था, नहीं रहा। देखिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, या अगर हमने रियासत के लिए ना करना होता तो फिर तो हमें आने की जरूरत नहीं थी। लाइनें लगी हुई थी PTI के लोगों की, जो कहते थे कि आप अगले इलेक्शन की, मियाँ साहब को कहते थे कि कमिट करें कि आप हमें टिकट देंगे। ये हाल था। और ये लोग कहते थे ये अपने बोझ के नीचे PTI की हुकूमत गिर जाएगी, विच इज़ अ फैक्ट। हर हेटेड थी हर जगह। अगर आप मजीद टाइम दे देते तो शायद हम बिल्कुल ऐसे पहुंच जाते, बिल्कुल डिजास्टर के धाने पे। क्या ये बात सच है कि शहबाज शरीफ साहब रिजाइन करने वाले थे? और वो जब ले ली तो आइडिया ये था कि कुछ जो चीजें फिक्स करनी है वो करके तो फौरी हम यानी इंतखाबात में चले। नहीं, इंतखाबात नहीं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब एज PMLN
स्टेप डाउन कर दे और फिर जो हुकूमत यूनिटी गवर्नमेंट है, तमाम सियासी जमातें फैसला करें किसने लीड करना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अपना नुकसान कर रहे थे और उसको यानी जो उन्होंने डिज़ास्टर किया, जो उन्होंने कमिटमेंट्स को डिसऑनर किया, वो हमने आके उसको किया और उसकी जाहिर है कि एक इम्पैक्ट था, अगर वो होते तो उनका भी होना था। तो ये उनकी करीबन फाइनलाइज था कि जी जिस दिन उन्होंने अपनी यानी रात तकरीर करनी थी, उस दिन एक अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर है, इमरान खान साहब ने पेशावर के में अनाउंस कर दिया कि परसों में 23 मई, मुझे डेट भी याद है, 23 मई को 2022 उन्होंने कहा जी मैं परसों जो है मैं लॉन्ग मार्च हम कर रहे हैं टू इस्लामाबाद, चढ़ाई कर रहे हैं इस्लामाबाद के ऊपर, हमने इस्लामाबाद फतह करना, मतलब ये था। उसके ऊपर फिर पार्टी ने फैसला किया, मियां नवाज शरीफ साहब ने और पार्टी ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने कि ये अगर ये बात है तो अब नहीं, तो वो सरेंडर करने का नहीं था कि अब हम सरेंडर करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब अब ये जो सूरत हाल है इसमें क्या मियां साहब वापस आएंगे, कोई बयानिया का क्या होगा, क्योंकि बयानिया तो इमरान खान साहब का है इस वक्त। बयानिया हमारा चोरी की है, बयानिया हमारे चोरी किया, बोझ उसका इमरान खान का और उनकी पार्टी का हमने उठा लिया, इस स्वैप किया। बेनिफिशियरी कौन है? 23 करोड़ अवाम और पाकिस्तान, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की जो तबाही होने मजीद जा रही थी वो रुक गई है। अभी हमारी जो डिक्लाइन और जो तबाही हो रही थी वो हॉल्ट आ गया है। अभी हमने इसको पॉजिटिव की तरफ हमने इस सारी ट्रेजेक्टरी को लेके जाना है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लेके जाना है। तो ये जो हमारी किस बयानिया के साथ? नहीं, बयानिया तो यही है कि हमने तो अपनी रियासत के लिए बचाया और हम सियासत करेंगे, और सियासत को पेटी सियासत नहीं करेंगे, कोई इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, कोई जो बेअसूली सियासत नहीं करेंगे, और ना ही हमने कभी की है हमारी, और कोई गाली गलोच की नहीं करेंगे। आपने देखा है कि लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर है, तो मियां साहब भी वापस आएंगे, वो अपना सियासी किरदार अदा करेंगे। मियां साहब का जो वापस आना, इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह उनका इलाज जो भी अभी बाकी रह गया अल्लाह करे खैर से हो, वो उसके लिए अभी जो मरियम बीबी का जो फैसला हुआ है, ये एक केस है जो जिसमें उनको यानी सिनेडाए केस बंद किया हुआ है, लेकिन 99.9% जो मरियम नवाज शरीफ का फैसला हुआ है और जो उसमें जो सवालात पूछे गए हैं, वो मियां साहब का फैसले के हवाले से सब मटेरियल मौजूद है। यानी साबित हो गया कि मियां नवाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं था, और वो जो उनकी कन्विक्शन है वो ऑब्वियसली सब्जुडिस है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन वो जब मरियम बीबी उससे हो गई यानी फारग और हो गई, तो इसका मतलब मियां साहब का भी एक तो ही है। दूसरा, जो आपके पास क्रेडिबल एविडेंस आ चुका है, बट हमारे कानून में उसको कहते हैं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, आई थिंक सेक्शन 561 है। बाहर के मुल्कों में इसको कहते हैं सबवर्जन ऑफ जस्टिस, कि आपने गलत बयानी करके, इन्फ्लुएंस करके, झूठ बोल के आपने एक फैसला लिया किसी के खिलाफ, ये सीरियस क्राइम है मगरबी ममालिक में। मसलन मेरे खिलाफ के 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी, मैंने कभी जिंदगी 20 मैंने टैक्स रिटर्न डिले नहीं की पिछले 40 साल से भी ज्यादा। तो ये चीजें होती है उन ममालिक में हो, तो ये तो एकदम से उड़ा के रख देते उस फैसले को। तो ये मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह टाइम जल्दी आएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है सुरखरू होंगे और इंशाल्लाह किरदार भी अदा करेंगे पूरी तरह एक्टिव, प्रोएक्टिव। और जो अभी किरदार PMLN की जो सदारत की बात हो रही है, क्या वो भी मरियम को देने के? मियां शहबाज शरीफ सदर है, वो पार्टी के लिए तो उस तरह एक्टिव काम नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन हम सब हैं ना जी, मरियम बेटी है, मैं हूँ, सारे हम पूरी की पूरी है अपने, हमारी पूरी एक यानी लीडरशिप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टीयर है, सब काम करेंगे, ऐसी कौन सी। डॉक्टर साहब आखिरी 2 सवाल हैं, क्या इमरान खान साहब के मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से चल रहे हैं इस वक्त? जो अखबारी खबरें और जो है क्रेडिबल खबरें हमें तो यही मिलती रही हैं, और बाद में साबित हो गया कि वो हुए हैं। तो उन्होंने कुछ रिकन्सिलिएटरी रोल प्रेसिडेंट साहब ने भी किया है, तो चले, हमें कुछ जो करना है वो करें, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। तो क्या आप उनका मुतालबा मान सकते हैं आगे जाके कि वक्त से पहले इंतखाबात? देखिए, वक्त से पहले ये हमारा प्रोग्रेटिव है इंशाल्लाह यूनिटी गवर्नमेंट का के फैसला ये करेंगे, किसी की डिक्टेशन पे नहीं करेंगे। और जितना हमने रियासत को बचाने के लिए अपने पॉलिटिकल लॉसेस कर लिए हैं, जितना हमने नुकसान किया है, वो अब हम डिलीवर करेंगे, लोगों को दोबारा रिलीफ देंगे, उसके लिए हमें टाइम चाहिए। इसलिए इंशाल्लाह मोस्ट लाइकली वक्त पे इलेक्शन होंगे, विच मीन के अक्टूबर नेक्स्ट ईयर, नंबर 1। नंबर 2 ये कहना कि जी मुझसे कंसल्ट करके आप फलां अपॉइंटमेंट करें,
उनका ना आईनी हक है, ना उनका कोई कानूनी हक है, उनका कोई प्रोगेटिव नहीं है। जब वो थे तो हमने तो उनसे क्योंकि जहां जिन ओहदों के लिए ये अपोजिशन लीडर के साथ कंसल्टेशन की जरूरत है वो आइन कानून में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है जी, कोई आपके तसव्वुर नहीं है इसका जी, कोई तसव्वुर नहीं है। तो इसलिए वो ये यानी बड़ी अजीब किस्म की सियासत है कि जी जो मैं कहूँ वो आप माने, तो ये तो बेअसूली सियासत तो ये अनाउंसमेंट अपॉइंटमेंट की कब तक हो सकेगी? देखिए ये सारा ड्यू एक प्रोसेस होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो प्रोसेस ने अपना टाइम लेना है और अपना जो मुकम्मल होना है इंशाल्लाह मुकम्मल होगा अपने वक्त पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, डॉक्टर साहब की उम्मीद दिला रहे हैं कि रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी, क्योंकि सियासी जो लोग होते हैं वो आवाम की पल्स को देखते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि चीज़ें बेहतर हों। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।